नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, मतलब वो इवेंट, वो घटना पूरी कवर होगी यहाँ पर। सो वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो पाए। साथ ही अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान या फिर रूस? तो इसका सही आंसर क्या है? रूस। आइए अब इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं एंग्लो अफगान वॉर के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझिए कि रशिया का डर था हमेशा अंग्रेज़ों को कि कहीं ऐसा ना हो रशिया अफगानिस्तान के रास्ते होता हुआ हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले। तो यही पूरा एक बैकग्राउंड था। आइए उसको समझते हैं। अंग्रेज़ों को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि रशिया अफगानिस्तान के रास्ते भारत की ओर बढ़ सकता है, जिससे ब्रिटिश एम्पायर को खतरा पैदा हो सकता है। उधर 1826 से 28 के बीच में रशिया और ईरान के बीच में एक लड़ाई हुई, जिसका अंत जो था तुर्कोमन चाय की ट्रीटी के साथ में हुआ 1828 में। इसमें रशिया ने ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो कब्जा कर लिया। और ये सब देखते हुए अंग्रेज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया कि हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अफ़गानिस्तान में एक ऐसी सरकार जो है वो कायम करी जाए जो ब्रिटिश का सपोर्ट करे। और यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से एंग्लो अफगान वॉर शुरू हुए। सो आइए एक एक करके हम समझते हैं इसको। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बारे में देखते हैं। ये 1838 से 1842 के बीच में हुआ और इसका मेन रीज़न वही था कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसा शासन स्थापित करवाना है जो ब्रिटिश का सपोर्ट करे, मतलब एक तरीके की पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश करवानी थी। और इसी के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने महाराजा रंजीत सिंह को साथ में लिया और इन दोनों लोगों ने शाह शुजा की हेल्प करी ताकि वो अफ़गानिस्तान में शासन कर पाए। अब इस युद्ध में हज़ारों सैनिक मारे गए, स्पेशली इंडियंस ही थे। उनको लीड करने वाले ब्रिटिश थे, लेकिन मारे जाने वालों में बहुत ज़्यादा संख्या में इंडियंस ही थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पैसा जो था वो वेस्ट हुआ। इस सब की वजह से लॉर्ड ऑकलैंड की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ करा गया और फाइनली 1842 में उनको हटा दिया गया और उनकी जगह लॉर्ड एलनबरो को लाया गया। ठीक है। सो इस युद्ध में अंग्रेज़ों को लॉस बहुत हुआ, फाइनेंशियली भी और मतलब मैन पावर की बात करें तो उसमें भी। ठीक है। अब यहाँ पर जब इतना लॉस होने के बाद अंग्रेज़ों को इस बात समझ में आ गई कि भाई इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। तो इसीलिए 1842 में ये युद्ध यहीं पर ख़त्म हो गया। कोई ट्रीटी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, युद्ध एज इट इज़ ख़त्म हो गया। ठीक है। और अंग्रेज़ों का बहुत किरकिरी तो हो ही चुकी थी। तो इसके बाद काफ़ी लंबा अरसा ऐसा रहा जब कुछ नहीं हुआ, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे ही स्मूथली चलता रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो भी वॉइसराय यहाँ पर आए उन्होंने नो इंटरफेरेंस वाली पॉलिसी अपना रखी थी। कोई इंटरफेयर नहीं करना है अफगानिस्तान के मामले, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। फिर एक सिचुएशन बनी 1878 से 80 के बीच में। यहाँ पर जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ तो सिचुएशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। जब ब्रिटिश पीएम बेंजामिन डिज़रायली थे, इन्होंने लॉर्ड लिटन को हिंदुस्तान भेजा 1876 में वॉइसराय बनाकर। तो लॉर्ड लिटन ने पॉलिसी जो अब तक नो इंटरफेरेंस वाली थी इन्होंने चेंज करा और इन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी ली। और इन्होंने ये चीज़ समझ में आ रही थी इनको कि भाई हमको कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। तो इसी के लिए इन्होंने जो था सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का प्लेटफॉर्म पूरा तैयार करा। दोस्तों, ये वो टाइम था जब ब्रिटेन और ईरान ये दोनों ही सेंट्रल एशिया पर कब्जा करना चाहते थे, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। जब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वहाँ का जो शासक था शेर अली वो तो भाग गया, लेकिन उसका लड़का याकूब खान वो वहाँ से नहीं भागा और फाइनली अंग्रेजों के साथ में उसने नमक की ट्रीटी कर ली। ठीक है। सो ये ट्रीटी होने के बाद कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1879 की बात करें तो 1879 में काबुल में विद्रोह हो गया, जिसको खैर फाइनली अंग्रेजों ने दबा दिया और अब अंग्रेजों ने वहाँ पर अब्दुल रहमान को शासक बना दिया। ठीक है। मतलब एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश करा दी गई। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड एंग्लो अफगान वॉर की, जो एग्जैक्टली वॉर हुआ नहीं कभी, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनने लगी। ठीक है। तो 1884 में एक बार फिर रशिया की तरफ से खतरा पैदा हो गया, जब रशिया ने अफगानिस्तान की सीमाओं के पास वाले जो एरिया थे वहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब इस जो विवाद है इसको कहीं ना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि बॉर्डर्स जो हैं वो फिक्स करे जाएँ रशिया और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन रशिया अफगानिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण था उसके बीच में एक पंचदेह एक एरिया था, उसको लेकर
विवाद बहुत गहरा गया और युद्ध का पूरा माहौल तैयार हो गया। लेकिन अब वो समय आ गया कि भाई कुछ ना कुछ आपको एक अच्छी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और उस टाइम पर जो अब्दुल रहमान को वहाँ पर बनाया गया था शासक, उसने भी बहुत अक्लमंदी का काम करा। और दूसरा जो यहाँ पर लॉर्ड डफरिन थे वायसराय, इन्होंने बहुत अच्छा अपना उस समय पॉलिसी एक अख्तियार करी, एक दिमाग लगाया और इन्होंने पूरे इस माहौल को, जो युद्ध का माहौल बन चला था, उसको यहाँ पर इन्होंने ख़त्म कराया। अब्दुल रहमान ने रशिया से बात करी और उनको बोला कि भाई ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आप ले सकते हो, इसके बदले हमें कोई और एरिया दे दो तो हम उससे सेटिस्फाई हैं। सो इस बात पे रशिया भी खैर तैयार हो गया, तो चीज़ें वहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई। सो इस तरीके से ये सारी घटनाक्रम था एंग्लो। सो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो लिस्ट दी हुई है। पहली लिस्ट में ईयर दिया हुआ है, दूसरी लिस्ट में आपको वो इंसिडेंट या फिर वो घटना दी हुई है। अब आपको यहाँ पर मैच कराना है कि 1785 में क्या हुआ था, 1780 में क्या हुआ था, 1824 में और 1838 में क्या हुआ था। ये जो चार घटनाएं हैं इसका आपको मिलन कराना है। सोचिए एक बार, आपको कुछ सेकंड दे रहा हूँ मैं सोचने के लिए। सो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ए जो है हमारा 1785, ये हमारा किससे मैच कर रहा है, प्रथम एंग्लो मराठा वॉर से। ठीक है, 1775 में क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। और 1780 की बात करें तो 1780 में हमारा क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये दोनों ही कब हुए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। वहीं हम बात करें 1824 की, 1824 में क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर हुआ। और वहीं 1838 की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो अफगान वॉर को हम ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। खैर अब इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं इन युद्ध के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। ये 1875 से 1882 के बीच में हुआ। उस टाइम पर वायसराय कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस युद्ध का एंड हुआ सालवाई की ट्रीटी के साथ में। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में एक और वॉर हुआ जो कि था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की हम बात करें तो इस टाइम भी वायसराय कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये हुआ 1880 से 1884 के बीच में। इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स और हैदर अली ये आमने सामने थे। इस युद्ध का अंत जो था, मतलब एंड हुआ मंगलौर की ट्रीटी के साथ में। इस युद्ध के दौरान ही दिसंबर 1782 में हैदर अली की मौत हो गई। ठीक है, हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाल लिया। और एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि ना तो अंग्रेज इस युद्ध को जीतने की स्थिति में थे और ना ही टीपू सुल्तान, और दोनों ही कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उस सिचुएशन में नहीं थे। तो फाइनली ये युद्ध जो था मंगलौर की ट्रीटी, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि मंगलौर की ट्रीटी के साथ में ये युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एंग्लो वर्मा युद्ध की। तो एंग्लो वर्मा युद्ध की बात करें तो ये 1824 से लेकर 26 के बीच में हुआ। उस टाइम पर जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये बड़ा पूछा जाता है कि कौन से वायसराय थे और किसके टाइम में ऐसे युद्ध हुए। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा कि एंग्लो वर्मा जो था वो एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में हुआ। और यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने वर्मा की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया। और युद्ध जो था फाइनली यांडूव की ट्रीटी ऑफ यांडूव, ये यहाँ पर हुआ 1826 में। और उसी के साथ में ये वॉर जो था वो ख़त्म हो गया। आइए अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की, जो कि 1838 से 42 के बीच में हुआ, जिसकी स्टोरी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पूरी देखी है। सो इसमें जो वो थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड, तो वो वायसराय थे। सो ये तो अभी हमने कवर कराई है। सो ये सारा कुछ था इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868 से 69 तक, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866 से 67 तक। और वहीं आखिरी ऑप्शन है आपका उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये सोचिए एक बार। सो दोस्तों सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, और जो कि हमारा क्या है उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 के बीच में। सो आइए अब इस अकाल के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों 1866 से 67 के बीच में उड़ीसा में बहुत भीषण अकाल आया था। ठीक है, और इस अकाल ने इतना तीव्र रूप धारण कर लिया था कि लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो गई थी इसमें। 1865 की बात करें तो 1865 में सूखा पड़ा। और उसके बाद 1866 में 1866 में उड़ीसा, मद्रास, ऊपरी बंगाल और बिहार, यहाँ पर ज़बरदस्त अकाल पड़ा था।
और अकाल की भीषणता जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 13 लाख लोगों की मौत हो गई थी इसमें। और इस अकाल को ही सी ऑफ कैलेमिटी या फिर प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। और इस अकाल के बाद सर जॉर्ज कैम्बल की अध्यक्षता में एक समिति अपॉइंट की गई थी। सो दोस्तों, ये आपने समझा कि सी ऑफ कैलेमिटी जो था या प्रकोप का समुद्र किस अकाल को कहा गया, तो ये कहा गया उड़ीसा में आए हुए अकाल को, ठीक है, जो कि 1866 से 1867 के बीच में आया था। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर संजीव रेड्डी? तो सही ऑप्शन क्या है इसका? जीवी मावलंकर। आइए अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, जीवी मावलंकर 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए थे और ये पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को छोड़ दिया पहनना और उसकी जगह गांधी टोपी पहनकर सदन में गए और वहां पर उन्होंने सदन की अध्यक्षता की। और इस संदर्भ में जब अंग्रेजों ने इनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों करा, तो इन्होंने बोला कि आपकी विग जो है वो इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वहीं एक चीज़ और याद रखने वाली है जीवी मावलंकर के बारे में कि ये जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है, सो इस चीज़ को मत भूलिएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला कथन है, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। दूसरा है, उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। तीसरा है, उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। वहीं चौथा है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या है इसका? ऑप्शन डी, जहां पर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ये चीज़ गलत है, इन्होंने इसका खंडन किया था। आइए इस क्वेश्चन के बारे में अब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों, बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। उनके उपन्यास घरे बारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया था। मतलब इनका कहना यह था कि स्वदेशी आंदोलन में जो कपड़े जलाए जा रहे हैं ये जो है बर्बादी है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको इन्होंने, जो कपड़े जलाए गए थे उसको इन्होंने बोला था कि निष्ठुर बर्बादी। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि किसने समर्थन किया था और किसने समर्थन नहीं किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी स्वदेशी आंदोलन का के जो आर्थिक पक्ष थे उसका समर्थन नहीं किया था। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉयज स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? चार्ल्स एंड्रूज, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, रिचर्ड टेम्पल या फिर बेडन पॉवेल? तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, बेडन पॉवेल। आइए इसके बारे में कुछ अब जानते हैं, कौन थे बेडन पॉवेल और भारत में जो बॉयज स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, बात करें बॉयज स्काउट की, तो बॉयज स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन की स्टार्टिंग यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड वेडन पॉवेल ने 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप लगाकर की थी। 1908 में लॉर्ड वेडन पॉवेल ने स्काउटिंग फॉर बॉयज़, ये ऐसी एक मैगजीन जो थी उसको पब्लिश किया और इसके बाद ये आंदोलन यूके के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। भारत में बॉयज स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन की बात करें तो इसके जन्मदाता भी वेडन पॉवेल ही थे। वहीं इंडिया में 1909 में स्काउटिंग और 1911 में सिविल गाइड आंदोलन शुरू किया गया था। सो आइए दोस्तों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? 1842, 1845, 1850 या फिर 1854? तो इसका सही आंसर क्या है? 1854। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जानना कि 1818 में कोलकाता के पास में फोर्ट ग्लास्टर में भी एक सूती कपड़े की मिल जो थी वो उसका स्थापना हुई थी, लेकिन वो असफल रही थी, तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सफल वाली जो थी ये आधुनिक कारखाना ये 1854 में बम्बई में कासवजी डाबर ने खोला था और इसका जो नाम था वो था स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे, ये रखा गया था। सो ये दोस्तों कुछ था इस क्वेश्चन के बारे में। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, फजली हुसैन या फिर करीम जलाल? तो सही आंसर क्या है इसका? आगा खां। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते हैं। जो स्टोरी, जो बैकग्राउंड था, जो तारीखें थी, जो लोग इन्वॉल्व थे, उन सब के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमको ये चीज़ याद रहेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, बात करें आगा खां की, तो आगा खां ने
31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्य शामिल हुए थे और इन लोगों ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे हम शिमला घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। सो इस चीज़ को याद रखिएगा, शिमला घोषणा पत्र के बारे में। और जो 1928 से 29 के बीच में दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी? आगा खान ने। और इसके अलावा इस जो शिमला घोषणा पत्र था इसमें प्रावधान किया गया कि मुसलमानों की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। सो ये दोस्तों कुछ बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय? तो सही आंसर कौन चूज करना है आपको, वो कौन सा है? तो सही है पंडित मदन मोहन मालवीय। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों बात करें बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की, तो बनारस में जो हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और ये अधिवेशन कब हुआ था? अगस्त 1923 को। सो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है, आ चुका है ये। और इस अधिवेशन में लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी और सिख ये सब लोग शामिल हुए थे। इन सब धर्मों के लोग जो थे, प्रतिनिधि जो थे, वो इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। सो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया या फिर सरदार पटेल? तो सही आंसर क्या है इसका? पट्टाभी सीतारमैया। बात करें पट्टाभी सीतारमैया की तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये चिकित्सक थे और वहीं ये प्रमुख राष्ट्रवादी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वहीं बात करें 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तो ये सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जीत गए थे 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में। सो दोस्तों ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, धर्षणा नमक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? सरोजनी नायडू, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? सरोजनी नायडू। अब थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि ये धर्षणा नमक सत्याग्रह या फिर जो आंदोलन था ये क्या था और कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर हुई थी। दोस्तों जब हम बात करते हैं धर्षणा नमक प्रदर्शन या फिर नमक सत्याग्रह की, तो उस टाइम पर जितने भी नमक सत्याग्रह हुए थे उन सब में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धर्षणा गुजरात में हुई थी। यहाँ सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में लगभग 2000 सत्याग्रहियों ने नमक कारखाने पर धावा बोला। उधर पुलिस ने भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ बर्बरता दिखाई। सत्याग्रहियों को बहुत मारा गया लाठियों से और मंजर इतना भयानक था कि आंदोलन को कवर करने वाले पत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या सैयद अहमद खां? तो सही आंसर क्या है इसका? खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों बात करें लाल कुर्ती आंदोलन की, तो लाल कुर्ती आंदोलन को शुरू करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान के कई और नाम भी हैं। इनको सीमांत गांधी, सरहदी गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। गांधी जी के ये फॉलो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है इसका? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों जब हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह या वायकॉम सत्याग्रह? तो इसका सही आंसर क्या है? अहमदाबाद आंदोलन या अहमदाबाद सत्याग्रह। दोस्तों जब हम बात करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह की, तो जब अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू हुआ था उस टाइम पर प्लेग की महामारी फैली हुई थी और चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो उस समय मिल मजदूर थे उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी और वो चाह रहे थे मिल ओनर्स से कि वो थोड़ा इंक्रीमेंट कर दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? असम में, नेपाल में, भूटान में या फिर म्यांमार में? तो इसका सही आंसर क्या है? नेपाल में।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? पवनार से, साबरमती आश्रम से, सेवाग्राम से या मणि भवन से? तो सही आंसर क्या है इसका? पवनार से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929? तो इसका सही आंसर क्या है? बेलगांव अधिवेशन 1924। दोस्तों जो कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था ये दिसंबर 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और इस सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार किसी भी कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर जब महात्मा गांधी पहुँचे थे तो इनके साथ में सरोजनी नायडू जी थी और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड विलिंगटन? तो सही आंसर क्या है इसका? लॉर्ड वेवेल। इन्होंने 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था या शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका आयोजन किया था। दोस्तों जब बात करते हैं हम शिमला कॉन्फ्रेंस या फिर वेवेल प्लान 1945 की, तो उस टाइम पे जो वॉयसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने इंडिया में जो लगातार एक डिमांड थी फ्रीडम की, तो उसको पूरा करने के लिए एक प्लान बनाया था। उसी को वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। और उस टाइम पर जो ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट थी जो ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाला क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? गणेश घोष, सूर्यसेन, जतिन दास या फिर अनंत सिंह? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? सूर्यसेन। ये वो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने पूरे दल का नेतृत्व किया था जब चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया था। दोस्तों जब बात करते हैं हम चटगांव शस्त्रागार लूट की, तो ये घटना 18 अप्रैल 1930 को हुई थी और सूर्यसेन की लीडरशिप में हुई थी, जिन्होंने 65 दूसरे क्रांतिकारी थे उनको साथ में लेकर इसको अंजाम दिया था। अब इस सब की जड़ भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे असहयोग आंदोलन के बाद जो बहुत तेज़ी से माहौल बदला था और युवा जो क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? चित्तू पांडे, राव कदम सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर हजरत मोहानी? तो सही आंसर क्या है? चित्तू पांडे। इन्होंने जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश, उस समय आज तो उत्तर प्रदेश है, उस समय वो क्या था हमारा संयुक्त प्रांत में पड़ता था बलिया, तो वहाँ पर इन्होंने एक समानांतर सरकार स्थापित कर दी थी। षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन? तो इसका सही आंसर क्या है? साम्यवादी आंदोलन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद ये केस के बारे में ना सुना हो, बट अगर एग्जाम को थोड़ा सा भी टफ बनाना होता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे इस पूरे वीडियो सीरीज में ये कोशिश है कि उन सारे टॉपिक्स को कवर करें जो कि थोड़ा सा लीक से हटके हैं और स्टूडेंट्स जर्नली उनको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन पर बेस्ड जो होता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो खैर इसका आंसर क्या है? साम्यवादी आंदोलन। अब जानते हैं कि ये कानपुर षड्यंत्र मुकदमा एग्जैक्टली क्या था। दोस्तों बात करें कानपुर षड्यंत्र मुकदमे की, तो जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया उस टाइम सब लोग कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। सो उसी बीच क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट आंदोलन था इसकी पावर और इसका इन्फ्लुएंस ये बढ़ने लगा। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानपुर में एक कॉन्स्पिरेसी को आधार बनाया और कुछ कम्युनिस्टों पर केस चला, और यही जो था कानपुर षड्यंत्र मुकदमे के नाम से आगे जाके फेमस हुआ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1924 में, ये 1924 का दौर है जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया है उसके बाद का, 1924 में मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा और सिंगार वेलू चटियार, इन सब पर कानपुर में एक केस चलाया। और इसमें सरकार ने ये आरोप लगाया कि ये लोग क्रांतिकारी संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के मतलब अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। सो इसमें क्या करा, अब इस केस का एक फ़ायदा भी हुआ कि इस केस के बाद से ही लोगों को ये समझ में आया कि कम्युनिस्ट विचारधारा भी कुछ होती है, और जो नॉर्मल लोग थे, आम जनता थे, उनको समझ में आ गई इस चीज़ के बाद, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम के उन्होंने बहुत ज़्यादा इस केस को कवर किया था।
अब इस केस में क्या हुआ कि जो एम एन राय थे, मतलब मानवेंद्र नाथ राय जो थे, ये इनकी अनुपस्थिति में ही आरोप तय हुए, क्योंकि ये जो थे अंडरग्राउंड हो गए थे। और एक और यहाँ पर कम्युनिस्ट थे, उनका नाम था गुलाम शौकत हुसैन, ये ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट थी उसके इन्फॉर्मर बन गए थे, तो इनको माफ़ कर दिया गया था। बाकी जितने लोग थे, जितने कम्युनिस्ट थे, उन सबको 4 साल की। सो दोस्तों, ये था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है इसमें कि उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। दूसरा है, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। तीसरा, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। चौथा, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। अब आपको ये बताना है कि क्या नंबर 1 और नंबर 2 ठीक है, या फिर 2, 3, 4 सही है, या फिर 1, 2, 3 सही है, या फिर ये सारे सही हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, कि उपयुक्त, उपर्युक्त सभी, मतलब ये चारों जो स्टेटमेंट है चारों के चारों करेक्ट हैं। अब हम जानते हैं कि ये साइमन कमीशन के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सो दोस्तों, साइमन कमीशन को समझते हैं। तो साइमन कमीशन को समझने से पहले हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये आया क्यों था। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये स्टेटमेंट ठीक है। सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं हम इनको एक एक करके जज करेंगे। सो अब पहले हम बात करते हैं, जब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, तो उसमें एक प्रावधान था कि 10 साल बाद इस एक्ट की समीक्षा करी जाएगी और उसके लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका काम यह देखना होगा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आए गए हैं ये कितने सफल हुए। लेकिन ब्रिटेन में उस टाइम पर कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसने 2 साल पहले ही, मतलब नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और उसने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी जो थी भारत संवैधानिक सुधारों के मामलों को लिबरल पार्टी पर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगता था कि लिबरल पार्टी जो है इनएक्सपीरियंस्ड है और ये इस मैटर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 2 साल पहले ही इस कमीशन की जो थी वो नियुक्ति कर दी गई थी, इसका गठन कर दिया गया था। उस टाइम अगर भारत राज्य सचिव जो बिरकन हेड थे उनकी बात करें तो उनका ऐसा मानना था कि भारतीय कभी भी ऐसा संविधान नहीं बना पाएंगे जिस पे ये सारे लोग एग्री हो पाएँ। जो बिरकन हेड थे ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही सदस्य थे। अब इन्होंने ऐसी एक ये चुनौती दी, ऐसा चैलेंज दिया, तो इनकी चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यों वाली समिति बनी और अगस्त 1928 में इसने एक रिपोर्ट पेश करी जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उधर अगर वॉयसराय लॉर्ड इरविन की बात करें तो उनका सजेशन ये था कि साइमन कमीशन के अंदर किसी भी इंडियन को इंक्लूड ना किया जाए। अब जो वॉयसराय थे लॉर्ड इरविन, इनकी इस बात को माना गया और साइमन कमीशन के अंदर एक भी जो इंडियन था उसको इंक्लूड नहीं किया गया। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन या फिर वाइट कमीशन भी बोला गया और इसका सब जगह भारी विरोध हुआ। ऐसा ही एक विरोध जब लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे तो उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय जी के सर पर भारी चोट लगी और उनकी उसमें डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और ये वो स्टेटमेंट था उनका जो आगे जाके सच्चाई में तब्दील हुआ और 1947 में ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ा हिंदुस्तान से। सो वहीं अगर हम इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें इस कमीशन के, तो टोटल इसमें 7 मेंबर थे, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे और ये लिबरल पार्टी से थे, और वहीं 6 और सदस्य थे। और ये सारे सदस्य जो थे, सारे मेंबर्स जो थे, ये ब्रिटिश संसद के ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही मेंबर्स थे। सो ये सब कुछ था साइमन कमीशन के बारे में। अब जैसा आपने ये 4 स्टेटमेंट देखे तो सबसे पहला वाला ठीक है, क्योंकि 1999 का जो एक्ट था उसके क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए ही इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे, ये वाली बात भी ठीक है, और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। अब जो इसका रिकमेंडेशन, तो दोस्तों अब आपको पता चला होगा कि ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके।
सो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, या फिर सत्ता हस्तांतरण की तिथि, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन? तो सही आंसर क्या है इसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो वैसे तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों ही एक ही सम्मेलन के 3 सत्र थे। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत के लिए बुलाए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 31 जनवरी 1930 तक चला था। दूसरे की बात करें तो ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, और इसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सिर्फ गांधी जी ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपूताना नाम के जलपोत से, मतलब जहाज से लंदन पहुंचे थे, और लंदन में किंग्सले हॉल में वहाँ पर ये ठहरे थे। और उधर अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, जिसे गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। और यही वो वजह थी कि सम्मेलन से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और फाइनली 1 दिसंबर 1931 को इसे समाप्त कर दिया गया, और गांधी जी लंदन से खाली हाथ वापस चले आए। जब इंडिया आए तो लोगों ने पूछा कि आप वहाँ से आपको कुछ हासिल ही नहीं हुआ इस सम्मेलन से। तब गांधी जी ने बोला था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। और इसके बाद जब तीसरा और आखिरी जो सम्मेलन हुआ था, ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था, और इन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर पहले सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, दूसरे में भी हुए थे, और तीसरे में भी हुए थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वो सिर्फ दूसरा जो सम्मेलन था, सिर्फ उसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे महात्मा गांधी शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये था टोटल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक है, कौन से नहीं है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंजन यानी कि इवेजन की वकालत की थी। दूसरा है कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा है इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही है, कौन से नहीं है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा है कि तीसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कोई भी सही नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए हमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। सो आइए उसको समझते हैं वो क्या है। सो आइए बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में और ये जो कथन दिए गए हैं इनके बारे में। तो सबसे पहली बात कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद और टैक्सेस यानी कि कर के बहिष्कार को सपोर्ट किया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा गलत होता है। दूसरा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती थी। तो दूसरी बात भी ये गलत है कि यह सर्वहारा वर्ग मतलब जो लोअर क्लास होता है, जो मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं, उनको डिक्टेट करना मतलब एज ए डिक्टेटर काम करना चाहती थी। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। तीसरा है कि इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो ऐसा भी नहीं था, इसने ऐसी कोई वकालत नहीं करी थी। अब बात करें हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कि इसका गठन कब हुआ था। तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। इससे पहले कई और प्रांतों में जो प्रांतीय समाजवादी पार्टियां थी कांग्रेस की वो स्थापित हो चुकी थी, लेकिन जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी उसकी स्थापना 1934 में की गई थी पटना में। इसके संस्थापकों की बात करें तो उसमें जयप्रकाश नारायण और उनके अलावा आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता और ये कुछ मेन नाम हैं जो इसमें इंक्लूड थे।
और वहीं हम बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो ये इसके महासचिव रहे थे और आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथों का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, या फिर देशी राज्यों के प्रति नीति, या केंद्र सरकार के प्रति रुख, या फिर कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता? तो इसका सही आंसर क्या है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। इसी मसले पर झगड़ा हो गया था और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। सो आइए अब हम बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में। दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन को समझने के लिए उस टाइम के जो सर्कमस्टेंसेस थे उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस एक्सेस पावर्स में इंटरेस्ट लें, जिससे कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में डिफरेंसेस बढ़ जाएं। दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जर्मन नाजी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले और उनसे बोला कि आप इंडियंस की इंसल्ट करना बंद कीजिए। और दूसरी साइड में इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो नाजीवाद था उसको पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट मतलब समाजवादी ऐसे विचारों को ख़त्म कर देना चाहते थे। अब 1939 के जब त्रिपुरी सेशन के लिए इलेक्शन होने वाले थे तो सुभाष चंद्र बोस ने जानते हुए कि अगर वो अपनी उम्मीदवारी घोषित करेंगे तो उसका विरोध होगा, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित की। उधर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोला कि भाई आप इलेक्शन में खड़े होइए अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मौलाना आज़ाद को ये ऑफ़र दिया गया, उन्होंने भी मना कर दिया। तब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा किया चुनाव में। अब चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन महात्मा गांधी को सीतारमैया की जो हार थी वो खुद अपनी हार लगी और इस बात से वो बहुत ज़्यादा आहत हुए। त्रिपुरी सेशन से पहले सुभाष चंद्र बोस बीमार पड़ गए थे और सेशन से पहले 20-21 फरवरी की बात थी, तब कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी थी वर्धा में। अब जब बोस बीमार थे तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि भाई मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए, और महात्मा गांधी को भी एक टेलीग्राम भेजा कि वो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को जिन्हें वो सही समझते हो उन्हें नॉमिनेट कर दें, लेकिन महात्मा गांधी ने कोई सजेशन दिया नहीं उसके ऊपर। अब इसके बाद क्या हुआ, जब जो टेलीग्राम में मीटिंग पोस्टपोन करने वाली बात पर जो कांग्रेसी थे वो सब नाराज़ हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये जो नॉर्मल काम है जो कमेटी है उसका, ये उसको भी नहीं करने देंगे और ये जो है एज अ डिक्टेटर काम कर रहे हैं। इसीलिए सरदार पटेल और दूसरे 11 मेंबर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब ये जो कांग्रेसी थे ये चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो माफ़ी मांगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के फॉलोअर्स को लो इंटेलेक्चुअल भी बोल दिया था। तो ये सब लोग ये चाहते थे कि भाई अब ये माफ़ी मांगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया कि मैं किसी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब इसी सब में झगड़ा बढ़ता चला गया और फाइनली जो था सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों ये था पूरा त्रिपुरी सेशन के बारे में, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब, असम, बंगाल या फिर बिहार? तो सही आंसर क्या है इसका? पंजाब। इन्होंने एक योजना रखी जिसमें पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया जिसे इनने पेप्सू कहा, लेकिन इनकी ये प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई क्योंकि सरदार पटेल ने इनकी बात नहीं मानी और फाइनली ये इंडिया में ही इंक्लूड हुई। सो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्या ये भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य था, या भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य था, या फिर राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना इसका उद्देश्य था, और या भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये उद्देश्य था बटलर कमेटी का। सो आइए समझते हैं कि बटलर कमेटी क्या थी और क्या इसके रिकमेंडेशन थे। दोस्तों इस समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति या फिर इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहते हैं। सो नाम बदल कर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका एम था कि भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए सुझाव देना।
भारतीय रियासतों ने अपना व्यू रखने के लिए उस टाइम के जो फेमस लॉयर थे सर लेस्ली स्कॉट, इनको अपॉइंट किया था। और रियासतों की बात करें तो रियासतों ने एक ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1927 में बनाई थी, जिसे बनाने में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GS अभ्यंकर इनकी विशेष भूमिका रही थी। और बाद में 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष रहे थे। अब अगर इस कमेटी की हम बात करें तो ये 3 मेंबर की कमेटी थी, जिसमें हरकोट बटलर, WS वर्ल्सवर्थ और SC पील, ये 3 लोग थे। इस कमेटी ने 16 राज्यों का दौरा करा और फाइनली 1929 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट करी। अब इसकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो पहली रिकमेंडेशन ये थी कि जो पैरामाउंट पावर है और इंडियन स्टेट्स हैं, इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, बल्कि ये लिविंग और ग्रोइंग है। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, और जो सर्कमस्टेंसेज हैं और जो पॉलिसीज़ हैं उस पर डिपेंड कर रही है, मतलब ये फिक्स नहीं रहता। दोस्तों, कमेटी की दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि अगर कोई स्टेट एग्री नहीं है तो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल हिस्ट्री के आधार पर उसे पैरामाउंट पावर के अंडर नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ था बटलर कमेटी के बारे में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? क्या ये 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में ऐसा हुआ था, या फिर कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, या 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की अब निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। तो अब ये समझते हैं 1930 का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन, इसके बारे में, और जो भी जानकारियाँ इससे रिलेटेड हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको समझते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक अलग देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में हुई थी, और वहाँ अध्यक्ष जो थे वो इकबाल थे। और बात करें पाकिस्तान शब्द की, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने 1933 में एक पैम्फलेट छपवाया था, जिसका जो एक टाइटल था नाउ और नेवर। उसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का यूज़ करा गया। पाकिस्तान में P रिप्रेजेंट करता है पंजाब को, A अफ़गानिया मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, KI से कश्मीर है, और S से सिंध। बलूचिस्तान में जो आखिरी में TAN है, वो पाकिस्तान का जो वर्ड है उसमें TAN वहाँ से है, और इन सबको मिलाकर जो है पाकिस्तान शब्द बनाया गया। वहीं 22 से 24 मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक फ्री कंट्री पाकिस्तान की मांग यहाँ पर रखी गई। सो ये सब कुछ था जो पाकिस्तान वर्ड है या फिर जो पाकिस्तान की मांग है उससे रिलेटेड। अब बात करें मुस्लिम लीग की, तो भारतीय राजनीति में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने बोया था। एक टाइम पर हिंदू मुसलमानों की एकता को बढ़ावा देने की बात करने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का कभी उत्थान नहीं हो सकता, ऐसे विचार रखने लगे थे। मतलब इनका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया था। पहले ये हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, और बाद में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों का कभी उत्थान नहीं हो सकता। उधर सर सैयद अहमद खान जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, और उनका ये मानना भी था कि अगर मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वफादारी से रहेंगे तभी उनका भला हो सकता है। ये सब उनके विचार जो थे वो हो गए थे एक टाइम के बाद में, और धीरे धीरे मुसलमानों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो इनके विचारों से प्रभावित हुआ और इनके विचारों को मानने लगा। उधर अंग्रेज लगातार हिंदू मुसलमानों में दूरी बढ़ाने में लगे हुए थे, और उसी के लिए लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन की घोषणा करी तो उसके पीछे भी यही सोच थी कि कैसे हिंदू मुसलमानों में डिवीज़न करा जाए, मतलब फूट डालो राज करो वाली नीति जो थी वो अंग्रेज़ों की यही थी। अब इसमें बंगाल विभाजन का जो सपोर्ट था वो मुसलमानों के ऐसे ही एक वर्ग ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उनको बंगाल विभाजन का सपोर्ट करने के लिए आंदोलन चलाने के लिए उकसाया, जो बाद में उन्होंने फिर वैसा ही किया, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता था कि बंगाल विभाजन हो जाएगा तो उससे मुसलमानों का हित होगा। अब उधर 1 अक्टूबर 1906 यहाँ पर आगा खां की लीडरशिप में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलने गया।
यहाँ मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग रखी। आगा खां का ये कहना था कि हम लोग इतने लॉयल हैं तो हमारी कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी। फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक हुई और यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और लीग के गठन का प्रस्ताव ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां, इन्होंने दिया था। 56 सदस्यों की अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क इन दोनों को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव बनाया गया। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया गया। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आगा खां, इनको बनाया गया। 1907 में फिर लीग का जो एनुअल सेशन था वो कराची में हुआ और 1908 में अमृतसर में, और 1908 में ही लंदन में मुस्लिम लीग की एक ब्रांच खोली सैयद अमीर अली ने। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के स्थापना के बारे में है ये कि एक तो ये लंदन वाला कि लंदन में जो ब्रांच थी वो सैयद अमीर अली ने वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी 1908 में, और दूसरा जो पहले अध्यक्ष थे आगा खां बनाए गए थे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लखनऊ में बनाया गया था। और जो सलीमुल्लाह थे ये इसका इनकी पूरी सोच थी, मतलब इन्होंने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सो दोस्तों ये था पूरा मुस्लिम लीग के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने आईसीएस के और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किए, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको देना है। क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है या फिर दूसरा और तीसरा, या पहला और तीसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? सिर्फ पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। आइए अब कैबिनेट मिशन के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। दोस्तों बात करें कैबिनेट मिशन की तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। इसमें 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैंथरिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे, स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के सदस्य थे, A.V. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इस मिशन का काम ये था कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपी जाए और उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ या जो भी आइडियाज़ हैं उनको तलाश किया जाए। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कई सारे प्रावधान थे, जिसमें भारत की एकता बनाए रखी जाएगी, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी, और प्रांतीय विधानसभाओं को 3 समूहों में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक वाले जो एरिया थे जिसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बिहार और उड़ीसा शामिल थे। वहीं ग्रुप बी में पंजाब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो, और सिंध, इन सबको रखा गया कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी। ऐसे ही ग्रुप सी बनाया जाएगा जिसमें बंगाल और असम जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया हैं उनको रखा जाएगा। साथ ही जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका थी उनको भी 3 स्तरों में बांटना शामिल था। अब कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी थी और ये एक मेन रीज़न बना डायरेक्ट एक्शन डे का, जो कि 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसमें अकेले कलकत्ता में 7,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी दंगों में। और जो कैबिनेट मिशन का जो विचार था अलग पाकिस्तान ना बनाने का, तो वैसा ही विचार उस टाइम पर ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली का भी था। उन्होंने भी यही बात कही थी कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचार योग्य हैं, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। उस टाइम पर महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन प्लान का फेवर किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। सो दोस्तों ये था कुछ कैबिनेट मिशन के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। सो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या फिर वी.डी. सावरकर? तो इसका सही आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं। दोस्तों द फ्री इंडियन लीजन ये जो सेना थी ये कैसे बनी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। सो उसको पहले समझते हैं। बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो मार्च 1941 में ये भारत से भाग निकले और रूसी नेताओं से मुलाकात कर ब्रिटेन के अगेंस्ट हेल्प मांगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रूस जो था वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों मतलब कि जो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस थे इनके साथ जा मिला। तब बोस वहाँ से निकले और अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुँचे और वहाँ जर्मनी से
उन्होंने हेल्प मांगी, तब जर्मनी का जो विदेश मंत्रालय था उसने इनका सपोर्ट किया और द फ्री इंडिया सेंटर वहाँ पर इन्होंने बनाया और उस सेंटर से उन्होंने आज़ादी के सपोर्ट में पर्चे छपवाए और भाषण भी दिया करते थे। 1941 के एंड तक एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी में एक तानाशाह था, एडोल्फ हिटलर ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और बोस को सेना बनाने में हेल्प करने का भी भरोसा दिया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने नॉर्थ अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय जो युद्धबंदी थे उनको भर्ती करके 10,000 सैनिकों का एक दल बनाया और यही द फ्री इंडियन लीगन नाम से आगे जाके जाना गया। सो ये पूरी स्टोरी थी द फ्री इंडियन लीजन के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।